Hello, Astrid. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। आई शिफाली बुरहाकर, योर सोशल साइंस एजुकेटर, वेलकम्स यू ऑल इन आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एड्यूग्रोन। आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ऑन द चैप्टर पावर शेयरिंग, 10th क्लास फर्स्ट चैप्टर। आर यू रेडी गाइस? यस। ओके, चलिए चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। बेल्जियम शेयर्स बॉर्डर विद फ्रांस, नीदरलैंड एंड जर्मनी एंड और किसके साथ शेयर करता है बॉर्डर? क्या वो इंग्लैंड के साथ करता है, नॉर्वे के साथ करता है, लग्जमबर्ग के साथ करता है, इटली के साथ करता है? यस, द करेक्ट आंसर इज लग्जमबर्ग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स 80% पीपल स्पीक। कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स में 80% लोग किस लैंग्वेज को बोलते हैं? क्या फ्रेंच को बोलते हैं, क्या वो डच को बोलते हैं, क्या वो जर्मन बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं? तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रेंच। याद रखिएगा, पूरे रीजन में, पूरे जो बेल्जियम का रीजन है उसमें डच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा हैं। बट अगर हम ब्रुसेल्स की बात करें, ब्रुसेल्स कैपिटल सिटी है बेल्जियम की, उसकी अगर हम बात करते हैं तो ब्रुसेल्स में फ्रेंच स्पीकिंग ज़्यादा है, वही डच जो है मिनॉरिटी में है। लेकिन बाकी कंट्री में डच ज़्यादा है, फ्रेंच माइनॉरिटी में, और 1% वहाँ पे जर्मन स्पीकिंग पीपल भी हैं। ओके, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रेंच। Second, third one question is 20% of the people of Brussels speaks। कौन सी लैंग्वेज स्पीक करते हैं 20% पीपल ब्रुसेल्स के? तो अभी हमने देखा था, अभी जस्ट मैंने याद हो तो बताया है क्वेश्चन का आंसर भी कि फ्रेंच स्पीकिंग वहाँ पे ज़्यादा थे, तो माइनॉरिटी में थे डच स्पीकिंग जो कि 20% बोलते थे इस लैंग्वेज को। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डच एंड नॉट इंग्लिश, जर्मन एंड इटली। ये गलत है ऑप्शंस। नेक्स्ट है ब्रूसेल्स प्रेजेंटेड ए स्पेशल प्रॉब्लम, व्हाट वाज इट? ब्रूसेल्स ने एक स्पेशल प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट किया था, कौन सी वो प्रॉब्लम थी? फर्स्ट वन, डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ माइनॉरिटी इन द कंट्री बट अ मेजॉरिटी इन द कैपिटल। डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ majority in the country but minority in the capital. Other foreign language was seeping in and English was becoming a dominant. No बच्चा लोग, the correct answer of this question is B. Why B? क्योंकि पहला अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो इसमें बोला है कि डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूट अ माइनॉरिटी इन द कंट्री। ना ऐसा नहीं है, ये मेजॉरिटी में थे कंट्री में डच स्पीकिंग पीपल। वहीं फ्रेंच स्पीकिंग पीपल क्या थे? माइनॉरिटी में थे। कहाँ पे? पूरी कंट्री के एरिया में। लेकिन कैपिटल सिटी दैट इज़ ब्रुसेल्स में डच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में थे। डच स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी में थे बट माइनॉरिटी में थे कैपिटल में। ओके 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 ओके, समझ आया? ये थोड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है बट बार बार पढ़ोगे, बार बार रिकॉल करोगे तो बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, याद रखना कि एक बार फिर से बता रही हूँ, डच स्पीकिंग पीपल पूरी कंट्री में मेजॉरिटी में थे, वहीं पर डच स्पीकिंग पीपल ब्रुसेल्स में माइनॉरिटी में थे। क्यों? क्योंकि फ्रेंच मेजॉरिटी में थी। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ श्रीलंकन पॉपुलेशन इन तमिल स्पीकिंग इज तमिल स्पीकिंग। जो टोटल पॉपुलेशन थी श्रीलंका की, उसमें से तमिल स्पीकिंग पीपल कितने थे? तो क्या वो 50% है, क्या वो 20% है, क्या वो 18% है, और वो 16% है? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस सी, दैट इज 18%। इन लोगों में दो लोग और डिवाइडेड थे फर्दर, दैट इज इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल। इंडियन तमिल्स वो जो इंडिया से आए थे, श्रीलंकन तमिल्स वो जो ऑलरेडी श्रीलंका में ही निवासरत थे, बहुत सालों से निवास कर रहे थे, मतलब बहुत सालों से वहाँ पे रह रहे थे। नेक्स्ट वन इज द पीपल हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड आर कॉल्ड। ऐसे लोग जो कॉलोनियल पीरियड में
प्लांटेशन वर्कर्स के तौर पर श्रीलंका में एंटर किए थे, वो लोगों को नाम दिया गया श्रीलंकन तमिल्स, इंडियन तमिल्स, तमिल इंडियंस और इंडियन श्रीलंकन। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स नेम था जो उनको दिया गया था, किसको, जो इंडिया से आए थे। नेक्स्ट है, in dash an act was passed to recognize Sinhalese as the only official language, thus disregarding Tamils. The government followed a preferential policies that favor Sinhalese applicants for university position and government job. कौन सा एक्ट पास किया गया था जिसमें सिन्हली को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था? क्या वो 1957 का एक्ट था, क्या वो 1956 का था, या 1958 या 1959? So the correct answer of this question is 1957 का एक्ट था वो। कंफ्यूज मत होना बच्चा लोग, 1957 के एक्ट में सिन्हली को ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है, ऑल दीज गवर्नमेंट मेजर्स कमिंग वन आफ्टर द अदर ग्रेजुअली इंक्रीज अमंग द श्रीलंकन्स। यहाँ पे एक्चुअली तमिल श्रीलंकन्स होना चाहिए था। तो जो गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए थे, कहाँ की गवर्नमेंट ने, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए थे, कुछ अलग अलग स्टेप्स लिए थे, किसके फेवर में थे, मेजॉरिटेरियन के फेवर में, दैट इज सिन्हलीज के फेवर में थे। तो इससे क्या हुआ था, श्रीलंकन जो तमिल थे उनको क्या लग रहा था, कैसी फीलिंग आ रही थी, प्रोटेस्ट करने की, फेवरेटिज्म की। अरे भाई फेवरेटिज्म की क्यों आएगी मैम, फीलिंग ऑफ एलिनेशन और सबऑर्डिनेशन। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फीलिंग ऑफ एलिनेशन। उनको ऐसा लग रहा था कि हर चीज़ें सिन्हली के हिसाब से हो रही है, उनको गवर्नमेंट जॉब में प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उनको हर जगह प्रेफरेंस मिल रहा है, तो हम लोग क्या है, हम लोग तो बहुत अलग कर दिए गए हैं। तो इसलिए उनके अंदर जो फीलिंग थी, फीलिंग ऑफ एलिनेशन पनप रही थी, किसके अंदर, तमिल श्रीलंकन्स के अंदर। नेक्स्ट, बाय द 1980 सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म डिमांडिंग। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन 1980 में फॉर्म हुई थी, स्पेशली श्रीलंका में। वो लोग क्या डिमांड कर रहे थे, या वो कुछ राइट्स डिमांड कर रहे थे, या वो इंडिपेंडेंट तमिल एलम डिमांड कर रहे थे, सोवरेन स्टेट डिमांड कर रहे थे, प्रायोरिटी इन जॉब फॉर तमिल। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, इंडिपेंडेंट तमिल एलम। इंडिपेंडेंट तमिल एरिया या स्टेट की वो मांग कर रहे थे। कौन, जिन्होंने छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशन से छोटे छोटे ग्रुप बना लिए थे, कहाँ पे, श्रीलंका में। और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि उनके तमिल लैंग्वेज को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा था श्रीलंका में, दैट्स वाई। नेक्स्ट इज, हाउ मेनी टाइम्स वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम अमेंडेड बिटवीन 1970 से 1993? 1970 से 1993 में कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस किए गए बेल्जियम के? क्या 3 टाइम्स थे, क्या वो 2 टाइम्स थे, क्या वो 4 टाइम्स थे, क्या 1 टाइम था? कितने टाइम किए गए थे? तो बताओ, वो 4 बार किए गए थे। क्यों किए गए थे ये चेंजेस? क्योंकि बेल्जियम में बहुत ज़्यादा एथनिक डाइवर्सिटी थी, ठीक, वहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी थी, लैंग्वेज के बेसिस पे डाइवर्सिटी थी। हमने देखा डच, फ्रेंच, जर्मन भी थे। तो क्या था, ऐसे में गवर्नमेंट को चाहिए था कि कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स ले सके ताकि ये कल्चरल डाइवर्सिटी के साथ कंट्री बहुत अच्छे से चल सके। तो जो स्टेप्स लिए गए, उसमें स्टेप्स लेने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ बदलाव किए गए, और कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव हुए 4 टाइम्स। ओके, 4 टाइम्स। नेक्स्ट वन इज 11th क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड द फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रहेंगे? क्या वो इक्वल रहेंगे, क्या डच स्पीकिंग शैल बी मोर रहेंगे, या फ्रेंच स्पीकिंग विल बी मोर रहेंगे, या नन ऑफ द अबव? द करेक्ट आंसर विल बी शैल बी इक्वल। बेल्जियम में ये बोला गया कि डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर्स जो होंगे वो उनकी पार्लियामेंट में बिल्कुल इक्वल नंबर पर रहेंगे, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि फ्रेंच ज़्यादा होंगे और डच कम होंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मिनिस्टर्स क्या करते हैं एक्चुअली, कि लोगों की बातों को गवर्नमेंट के पास पहुंचाते हैं कि लोग क्या चाहते हैं, ठीक है। अब अगर किसी की संख्या ज़्यादा होगी, मतलब किसी मिनिस्टर, डच स्पीकिंग लोगों के मिनिस्टर की अगर ज़्यादा हुई, तो भाई उनकी बातें गवर्नमेंट तक पहुंचेंगी, फ्रेंच वालों की नहीं पहुंचेंगी। तो इस चीज़ को कम करने के लिए बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया था कि दोनों हुई मिनिस्टर्स के नंबर्स को इक्वल कर दिया गया, जिससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, द कम्युनिटी गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल बिलोंगिंग टू वन लैंग्वेज कम्युनिटी, डच, फ्रेंच, जर्मन स्पीकिंग, व्हाट पावर्स डज इट होल्ड? जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी, कहाँ पे थी ये कम्युनिटी गवर्नमेंट? बेल्जियम में थी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लाया गया था कम्युनिटी गवर्नमेंट का। तो उनके पास क्या पावर्स थी?
क्या उनके पास कल्चरल एजुकेशनल रिलेटेड इशू के पावर थे, इन पे वो बातें कर सकते थे, इन पे अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवाने को बोल सकते थे, क्या उन पॉलिटिकल इश्यूज पे बात कर सकते थे, पावर्स थे उनके पास। नेक्स्ट है, क्या उनके पास पावर थी कि वो डिफेंड कर सके रिलेटेड इश्यूज को, ऑल ऑफ द अबव। सोचो मुझे बताओ, सोचो मुझे बताओ। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कल्चरल एजुकेशनल लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज पे कम्युनिटी गवर्नमेंट अपनी बात रख सकती थी। नेक्स्ट है, गिव रीजन एज टू वाई पावर शेयरिंग कैन बी गुड फॉर अ कंट्री। क्यों पावर शेयरिंग इंपॉर्टेंट होती है, अच्छी होती है कंट्री के लिए? क्योंकि पावर शेयरिंग जो है पॉसिबिलिटी कम करती है कॉन्फ्लिक्ट की बिटवीन सोशल ग्रुप्स। इट इज़ अ गुड वे टू एंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। इट डज नॉट लेड टू कन्फ्यूजन इन मैनेजिंग द स्टेट। और ए और बी, द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, दैट इज ए एंड बी। कि जो पावर शेयरिंग से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस होता है बिटवीन सोशल ग्रुप और स्टेबिलिटी भी क्रिएट होती है पॉलिटिकल ऑर्डर में। नेक्स्ट है, गिव अ वन मोरल रीजन एज टू वाई पावर शेयरिंग इज गुड। पावर शेयरिंग गुड क्यों है? First is it helps to reduce the possibility of conflict between social group. It does not lead to confusion in managing the state. बच्चा लोग यहाँ पे moral reason पूछा है, so keep this thing in your mind while solving such kind of questions. Next is people have a right to be consulted on how they are to be governed. And D is power sharing is good way to ensure the stability of political order. The correct answer of this question, people have a right to be consulted on how they are to be governed. ओके ये एक मोरल रीज़न है। नेक्स्ट है, गिव एन एग्जांपल ऑफ हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, वर्टिकल नहीं है ये। हॉरिजॉन्टल में क्या है कि क्या इसमें गवर्नमेंट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल की आएगी, क्या लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी आएगा, क्या अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग आएंगे, या पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट आएंगे। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एक लेवल पर रहते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को चेक एंड बैलेंस कर सकते हैं। तो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी इज़ द करेक्ट आंसर। ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का एक एग्जांपल है। नेक्स्ट है, अच्छा ये लोग जो लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी एक दूसरे को चेक और बैलेंस भी कर सकते हैं, मतलब कहीं एरर हुआ तो एक दूसरे को बता सकते हैं और कुछ उस एरर को ठीक करके उन सब चीज़ों को बैलेंस भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर मतलब दो लेवल की गवर्नमेंट कहाँ पे है, तो कौन सा उसका एग्जाम्पल है? तो देखते हैं, गवर्नमेंट एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशरी, अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स या पॉलिटिकल पार्टी प्रेशर ग्रुप एंड गवर्नमेंट। तो प्रोविंशियल और रीजनल, जो इसका आंसर है ऑप्शन ए, वो करेक्ट आंसर है। वो फेडरल डिवीजन ऑफ पावर को शो करता है। प्रोविंसेस मतलब स्टेट पे, और रीजनल मतलब छोटे छोटे रीजन्स में गवर्नमेंट, मतलब दो लेवल की गवर्नमेंट हुई तो उसको हम बोलेंगे फेडरल गवर्नमेंट। तो ये ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वेयर पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, व्हाट इज द फंक्शनिंग ऑफ दैट सिस्टम कॉल्ड। बच्चा लोग यहाँ पे फंक्शनिंग बोला है, फॉर्म नहीं बोला है। अगर फॉर्म बोलते इस टाइप की गवर्नमेंट का तो उसका फॉर्म होता है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, बट यहाँ पे बोला है फंक्शनिंग। तो फंक्शनिंग क्या हॉरिजॉन्टल सिस्टम है, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस है, सिस्टम ऑफ शेयर ड्यूटीज है, सिस्टम ऑफ लिमिटेड पावर। तो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। जो अपना हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होता है उसमें लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच में जो फंक्शनिंग होती है वो चेक एंड बैलेंस के थ्रू करेक्ट कर दी जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in Sri Lanka, the democratically elected government adopted a series of measures to establish Sinhala supremacy. Extreme, democratic, political, majoritarian. The correct answer of this question is majoritarian. Majoritarian क्यों बचा लो? क्योंकि सिन्हाला मेजॉरिटी में थे और श्रीलंका की गवर्नमेंट चाह रही थी कि हम पूरा मेजॉरिटी की ओर टिल्ट हो जाएं, मेजॉरिटी जो चाहे वही करे। इसके लिए उन्होंने क्या किया था, सिन्हाला को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया था, और जो भी जॉब वगैरह के लिए आते थे लोग उसमें प्रेफरेंस उनको दिया जाता था जो सिन्हली स्पीकर्स हैं। नेक्स्ट इज नेम वन प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। कौन सा पावर शेयरिंग का एक प्रूडेंशियल रीजन है? पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पावर है, पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। Citizens through participation acquire a stake in the system. Power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social groups. So the correct answer to this question is option D, that is power sharing is good because it helps to reduce the possibility of conflict between social group. हाँ ये तो बिल्कुल सही है ना बच्चा लोग। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो एक प्रूडेंशियल बोले तो बहुत समझदारी का डिसीजन है ये पावर शेयरिंग करने का।
इससे क्या होता है, जो पॉसिबिलिटी होती है कॉन्फ्लिक्ट की बिटवीन सोशल ग्रुप, वो बहुत लेवल तक कम हो जाती है। नेक्स्ट इज व्हेन मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज ने जब ग्रुप बनाया था जिसका नाम दिया था यूरोपियन यूनियन, तो उन्होंने अपने हेडक्वार्टर के रूप में किस सिटी को चुना था? क्या वो पेरिस थी, ब्रुसेल्स थी, रोम थी, लंदन थी तो थी क्या? द करेक्ट आंसर इज ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स क्यों? तो ब्रुसेल्स ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया था पावर शेयरिंग का, वो बहुत शानदार रहा था, तो इसीलिए ब्रुसेल्स को उन्होंने यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर चुना। So thank you for lending your ears. Thank you so much.